गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फास्ट ट्रैक बैच। लास्ट लेक्चर में रिग्रेशन के कुछ टॉपिक कर रहे थे हम लोग, उसको कंटिन्यू करते हैं। पहला टॉपिक था कि अगर आपके पास दो इक्वेशंस हैं तो आपको उनको मीन निकालने को बोला जा सकता है कि कंप्यूट द मीन। तो आपको पीछे देखने में प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ, ये दो आपको रिग्रेशन इक्वेशंस दी हैं, तो इनमें एक मिनट, ये वाली थी ना, ये वाली, कि आपको दो रिग्रेशन इक्वेशंस गिवन है और क्वेश्चन आपको मीन निकालने को बोल सकता है। तो मैंने आपको बोला था कि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो और जो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी वही उसका मीन होगा उन रिग्रेशन लाइंस का। और आप ऐसे भी कर सकते हो कि पेपर में जो ऑप्शंस होती हैं ऑप्शंस पुट करके देख लो, जो ऑप्शंस दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी एक्स और वाई में, इसमें पुट करके देख लो। सेटिस्फाई करने का मतलब समझते हो? आप एक्स की जगह पुट करो, वाई की जगह पुट करो, 16 अगर आ रहा है तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। फिर दूसरी इक्वेशन में सेम को पुट करके देख लो, आप x की जगह पुट कर लो, y की जगह पुट कर लो, अगर 20 आ रहा है तो आपकी इक्वेशन उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो इसका मतलब वही उसका मीन है। या फिर आपके पास दूसरा ऑल्टरनेटिव है, यहां रख देना, दूसरा ऑल्टरनेटिव है कि आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो और सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लो। सॉल्व करने के बाद जो भी x और y की वैल्यू आएगी वो आपका मीन होगा, आइदर ऑफ दिस टू। प्रैक्टिकली तो सॉल्व करके आएगा, लेकिन पेपर में आपको करना है वो शॉर्टकट अपनाना है, तो आंसर पुट करके देख लेना, ठीक है। बाकी हमारे क्वेश्चंस होंगे क्वेश्चन बैंक में, तो अंदाजा लग जाएगा कैसे पुट करना है, ठीक है। दूसरा है, ये वाला पॉइंट किया था कि पेपर में एक और कॉमन क्वेश्चन आता है जिसमें वो पूछ लेते हैं कि दो इक्वेशन में से कौन सी एक्स ऑन वाई की और कौन सी वाई ऑन एक्स की है। तो मैंने आपको बोला था कि किसी भी इक्वेशन को एक्स ऑन वाई की अज्यूम कर लो और बी एक्स वाई निकाल लो। बी एक्स वाई निकालने का तरीका मैंने बता दिया था, किसी को नहीं समझ में आया बी एक्स वाई तो पूछ लो, ठीक है। और फिर बी वाई एक्स निकाल लो। ऑफ कोर्स एक इक्वेशन अगर एक्स ऑन वाई है तो दूसरी इक्वेशन वाई ऑन एक्स होगी, ठीक है, तो वहां से बी वाई एक्स आएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, अगर आंसर 1 से ज्यादा आ रहा है तो मतलब आपने अजम्पशन गलत ले ली, तो आपका आंसर रिवर्स हो जाएगा। जो जिसको आपने एक्स ऑन वाई माना था वो वाई ऑन एक्स की इक्वेशन है, और जिसको आपने वाई ऑन एक्स माना था वो एक्स ऑन वाई की इक्वेशन है, ठीक है। इस तरीके से करना है। तीसरा पॉइंट था कि जो लीनियर लाइंस है ना, ये आपको ऐसे है, ये अगर आपके पास, एक मिनट, अगर आपके पास ये इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, उन्होंने पूछा है कि अगर आपके पास एंगल बिटवीन द रिग्रेशन लाइंस का टॉपिक है। एंगल बिटवीन द रिग्रेशन लाइंस का मतलब होता है दो रिग्रेशन लाइन के बीच में एंगल कितना है, ठीक है। जैसे ये वाला एंगल, दो रिग्रेशन लाइंस है, इंटरसेक्ट कर रही है यहां पर। ये आपको याद होगा रिग्रेशन लाइन सेम डाटे से बनी हुई है ना, एक ही डाटे से दो रिग्रेशन लाइन निकाली, एक्स ऑन वाई की, दूसरी वाई ऑन एक्स की, ये इंटरसेक्ट कर रही है आपस में। ये जो बीच वाला एंगल है, इस एंगल की बात हो रही है, और यहां पर जो इंटरसेक्शन करता है यहां पर आता है मीन, है ना। कल हमने डिस्कस कर लिया था कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे रिग्रेशन लाइन जहां पर इंटरसेक्शन में आती है वहां पर हम निकालते हैं उसका मीन। और एक और बात मैंने आपको बोली थी कि ये लाइनें क्योंकि सेम डाटा से निकली हैं तो इनके बीच का जो एंगल है वो रिप्रेजेंट करेगा कि कितनी कोरिलेशन है। जितनी ज्यादा कोरिलेशन डाटे के बीच में होगी उतना इनके बीच का एंगल छोटा होगा। ये देखिए ना, बिल्कुल कम एंगल है, इसका मतलब कोरिलेशन है, ज्यादा है। और मतलब मान लीजिए ये एंगल ऐसा होता, ये ऐसा होता, एंगल बड़ा है, बेसिकली नो कोरिलेशन, 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। जितना ये आपस में क्लोज होती जाएंगी उतना इनके बीच में कोरिलेशन बढ़ती जाएगी। और अगर ये एक दूसरे को ओवरलैप कर लेती हैं इस तरीके से, ये ओवरलैप कर लिया, एक ही बनी है, ओवरलैप कर लिया एक दूसरे को, जिसका मतलब लीनियर रिलेशनशिप है बीच में, बहुत पॉजिटिव, या तो प्लस पॉजिटिव कोरिलेशन होगा या माइनस पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। और देखिए ये वाला आपका एक ही लाइन बनी है दोनों की,
तो ये आपका पॉजिटिव कोरिलेशन है, और अगर आपकी ये वाली एक ही लाइन बनी है दोनों को प्लॉट करके, ये आपका नेगेटिव कोरिलेशन। और अगर ये कोरिलेशन कम होती जाएगी तो एंगल बिटवीन द लाइंस बढ़ता जाएगा, एंगल बिटवीन द लाइंस बढ़ता जाएगा, ठीक है। और अगर एंगल कम है तो इसका मतलब उनके बीच में लीनियर रिलेशनशिप है। एंगल 0 है मतलब ये हो गया कि वो ओवरलैप कर रही है एक दूसरे को, या तो उनके बीच में पॉजिटिव +1 कोरिलेशन है या उनके बीच में -1 की कोरिलेशन। और बताऊं कि पता लग गया? ठीक है, नहीं पता लगा ना? लग गया। उसके बाद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं। हमने 3 चीजों के बारे में बात की है। पहली बात मैंने बताई कि अगर आपके पास इक्वेशंस है, मैं उन चीजों को बार बार रिपीट कर रहा हूं जिसके ऊपर क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। बहुत कॉमन क्वेश्चंस बन रहे हैं, उनको बार बार बोल रहा हूं। इक्वेशन बनानी मैं सिखा चुका हूं आपको ऑलरेडी। अगर आपको याद आई तो अच्छी बात, नहीं याद आई तो भी पेपर में उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक। तो 2 रिग्रेशन इक्वेशंस है, उनका मीन निकालने का क्वेश्चन है। एक तो आता है सॉल्व कर लो एक्स और वाई को, जो एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी वही इसका मीन होगा। दूसरा कॉमन क्वेश्चन आता है कि इन दोनों लाइनों में से कौन सी एक्स ऑन वाई की लाइन है, कौन सी वाई ऑन एक्स की लाइन है, वो भी मैंने आपको बता दिया, और उसके पीछे का कारण भी मैंने बता दिया। तीसरा था कि आप एंगल बिटवीन द लाइंस कितना होता है लाइन के बीच। ऑफकोर्स जब एक ही डाटे से 2 लाइनें बनी है तो इंटरसेक्शन तो होगा ना उनका। इंटरसेक्शन समझते हो, एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। एक ही डाटे से जब आप एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स की 2 लाइनें बना रहे हैं तो उनको क्रॉस तो करना ही है। जिस पॉइंट पे वो क्रॉस करेंगे वो उसका मीन होता है। ये भी बात मैं डिस्कस कर चुका हूं कि मीन क्यों होता है। उनके बीच में कॉमन तो एक ही पॉइंट होगा ना, तो वहीं पे वो इंटरसेक्ट करेंगी, तो दोनों लाइनों का मीन तो सेम ही होगा, तो वो मीन हो गया। अब वो मीन का जो जहां पर वो इंटरसेक्शन है उसका एंगल डिसाइड करेगा कि दोनों के बीच में कितना कोरिलेशन है। जितना ज्यादा कोरिलेशन होगा उतनी वो लाइनों के बीच का जो एंगल होगा वो छोटा होगा, और जितना उन दोनों लाइनों के बीच में ऐसे होता जाएगा एंगल, तो मतलब एंगल बढ़ गया। एंगल छोटा है तो क्लोज है लाइनें, और एंगल बड़ा है, अब देखो ओवरलैप कर गया, 0 एंगल हो गया, तो आइदर इट्स +1 कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन। और एंगल बड़ा हो गया तो मतलब कोरिलेशन कम है, और अगर 90 डिग्री का हो गया मतलब 0 कोरिलेशन, कोरिलेशन ही नहीं है, ठीक। वो वाला पॉइंट हो गया। उसके बाद आपको मालूम है हम बहुत देर से कॉमन प्रॉपर्टीज पढ़ते आ रहे हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल। यही प्रॉपर्टीज अगर हम एवरेज की बात करें, मीन मीडियन मोड, तो वहां पे अलग थी। डिस्पर्शन के केस में थोड़ी बदली है, कोरिलेशन में फिर बदली है, और यहां पर देखते हैं इन प्रॉपर्टीज का क्या हाल है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। मीन मीडियन मोड पे इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन का मतलब होता था, पहले बात तो ओरिजिन चेंज करने का मतलब, जब आप किसी को प्लस करोगे कांस्टेंट से, किसी वेरिएबल को कांस्टेंट वैल्यू से प्लस कर दोगे, किसी वेरिएबल को कांस्टेंट वैल्यू से माइनस कर दोगे, तो हम उसको बोलते हैं कि आप ओरिजिन चेंज कर रहे हो। और अगर आप किसी को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे, किसी वेरिएबल की सारी वैल्यूज को आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड कर दोगे, तो उसको हम बोलते हैं कि हम स्केल चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो मीन मीडियन और मोड नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन है एंड नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल है। इसका मतलब प्लस माइनस करोगे तो आंसर में ही प्लस माइनस करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो आंसर में ही मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक। दूसरी थी सेम प्रॉपर्टी, जब हम डिस्पर्शन में जा रहे हैं तो डिस्पर्शन के सारे फॉर्मूले, चाहे आप रेंज की बात कर लो, इंटर क्वार्टल रेंज, मीन डेविएशन या स्टैंडर्ड डेविएशन, सारे इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन होते हैं। ओरिजिन का कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस करते जाओ आंसर सेम रहेगा, माइनस कर दो, ओरिजिन चेंज कर दो, यू विल गेट सेम आंसर। लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो आंसर का भी स्केल चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और माइनस डिवाइड करोगे तो वो भी डिवाइड हो जाएगा। साइन हमेशा आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, साइन में कोई बदलाव नहीं आएगा, ठीक। जब हम कोरिलेशन में चले जाते हैं, कोरिलेशन में सबसे पहला कोवेरियंस है, याद होगा ना। कोरिलेशन में सबसे पहले हम लोगों ने कोवेरियंस की बात की थी। कोवेरियंस इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन है, नॉट ऑफ स्केल है। कोवेरियंस इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन है, नॉट ऑफ स्केल है, मतलब प्लस माइनस का उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, तो उसके ऊपर कोवेरियंस के ऊपर कॉरस्पॉन्डिंग प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा। लेकिन जब आप कोफिशिएंट की बात करते हो, चाहे आप कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की बात करो, चाहे आप कार्ल पियर्सन की, चाहे स्पीरमैन रैंक कोरिलेशन की, चाहे कंकरेंट डेविएशन की, तीनों के ऊपर ना तो प्लस माइनस का ओरिजिन चेंज करने का असर होता है, ना ही मल्टीप्लाई डिवाइड करने का यानी कि स्केल चेंज करने का भी कोई असर नहीं होता। आंसर जो है वो पॉजिटिव रहेगा उसमें। देखो स्पीरमैन कोरिलेशन में तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है, और कंकरेंट डेविएशन में भी कोई फर्क नहीं पड़ना।
लेकिन जो कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला उसमें भी फर्क नहीं पड़ेगा, बट साइन का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर एक वेरिएबल में माइनस चेंज हुआ है और दूसरे में पॉजिटिव चेंज हुआ है, मल्टीप्लाई डिवाइड, तो फिर जो ओरिजिनल आंसर होगा वो उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर दोनों वेरिएबल किसी माइनस से मल्टीप्लाई हुए हैं, दोनों अलग अलग माइनस से मल्टीप्लाई हुए हैं तो भी सेम रहेगा। अगर दोनों वेरिएबल मल्टीप्लाई डिवाइड किसी पॉजिटिव नंबरों से हुए हैं तो भी आंसर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं यहां तक। तो आइए देखते हैं यहां पर क्या प्रॉपर्टी है। देखिए, आप यहां प्रॉपर्टी बात करेंगे रिग्रेशन कॉफिशिएंट की, रिग्रेशन कॉफिशिएंट की बात करेंगे। ये प्रॉपर्टीज रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स की हैं, ठीक। सबसे पहले चेंज ऑफ ओरिजिन। आपको मालूम है रिग्रेशन कॉफिशिएंट, मान लिए बी एक्स वाई ले लिए या बी वाई एक्स ले लो, क्या होता है? कोरिलेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स वाई, और ये भी कोरिलेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। तो आप देखो, इसकी अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्रॉपर्टी यहां से पैदा होगी। रिग्रेशन कॉफिशिएंट की अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्रॉपर्टी यहां से पैदा होगी। तो देखते हैं, मान लीजिए बी एक्स वाई है 2, कितना भी ले लो, 2.5 ले लो मान लो, ठीक है। ये बी एक्स वाई आ गया। अब मैं एक वाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, ठीक है, और ए इज इक्वल टू वाई माइनस 3। मैंने ओरिजिन चेंज कर दिया, इसको बोलते हैं ना ओरिजिन चेंज कर दो। एक्स की हर वैल्यू में 4 ऐड करके मैंने जेड निकाल लिया। जेड कैसे आया? एक्स का ओरिजिन चेंज करके, ठीक है। एक्स की हर वैल्यू में मैंने 4 ऐड कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया? ओरिजिन चेंज हो गया। सिमिलरली वाई की हर वैल्यू में से मैंने 3 माइनस कर दिया, तो वाई का भी ओरिजिन चेंज करके मैंने उसे ए सीरीज बना दिया। अब मुझे निकालना है यहां से बी जेड ए। बी जेड ए कैसे आएगा? कोरिलेशन आएगा जेड और ए के बीच में, इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ जेड, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए, ऐसे ही आएगा। अगर कोई चीज ना पता लगे तो आप पूछोगे, ठीक है। अब आइए, आपको मालूम है कोरिलेशन पे तो कोई असर नहीं होने वाला, कोरिलेशन तो सेम ही रहेगी, है ना, एक्स वाई रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो जेड ए की कोरिलेशन है वही एक्स वाई की कोरिलेशन है, सेम। क्या फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ने वाला ना, ओरिजिन इंडिपेंडेंट है। और आप देखिए, क्या ये z का स्टैंडर्ड डेविएशन और x का स्टैंडर्ड डेविएशन सेम होएगा? ओरिजिन ही चेंज किया ना, ठीक। क्या a का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, क्या वही y का भी स्टैंडर्ड डेविएशन होगा? क्योंकि ओरिजिन ही तो चेंज किया है, सेम रहेगा। b एक्स वाई कोई फर्क नहीं पड़ा, ओरिजिन का कोई फर्क नहीं है, चेक कर लो, नो चेंज। मैंने आपको प्रूव करके बता दिया ओरिजिन का कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से इसकी प्रॉपर्टी बनेगी, ठीक है। अब हम स्केल चेंज करते हैं, चलो मिटा दो इसको। तो आप कह सकते हो रिग्रेशन कोएफिशिएंट इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन है। अब स्केल चेंज करते हैं। स्केल का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो z इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक, और a इज इक्वल टू -5y प्लस 14। ये मैंने स्केल भी चेंज कर दिया, ओरिजिन भी चेंज कर दिया, और मुझे बोला गया है कि आप बी जेड ए निकाल दीजिए। आपको मालूम है मुझे इसको काट देना है, क्योंकि प्लस माइनस, कांस्टेंट प्लस और कांस्टेंट माइनस का कोई असर नहीं होने वाला, आंसर सेम रहेगा, ठीक है। हमें सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड को देखना है। ये तो बात क्लियर है ना, कांस्टेंट प्लस और कांस्टेंट माइनस का कोई असर नहीं, तो देखने की जरूरत ही नहीं है। ये होता है कोरिलेशन जेड ए इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ जेड, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए।
इसको देखो, क्या कोरिलेशन के ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड का असर पड़ता है? नहीं पड़ने वाला। लेकिन साइन एक माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, एक पॉजिटिव, तो कोरिलेशन जो है वो माइनस आर एक्स वाई, साइन चेंज हो गया, ठीक, मल्टीप्लाई बाय। अब स्टैंडर्ड डेविएशन x इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल, है ना, तो स्टैंडर्ड डेविएशन में बदलाव आएगा, कितना आएगा? इट्स 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये वाला ये बन जाएगा, ठीक। और नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन जो a का है वो -5 नहीं आएगा, मॉडुलस आएगा, क्योंकि कभी भी डिस्पर्शन नेगेटिव नहीं होती है, वो पॉजिटिव ही रहेगी, उसके ऊपर साइन का फर्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब क्या हुआ? -1 इंटू 2/5 पॉजिटिव है ये, इंटू आर एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, ये आ गया। इसका मतलब ये हो गया -2/5 इंटू बी एक्स वाई, ये बी जेड ए हो गया, जो भी बी एक्स वाई होगा उसको -2/5, चेक कर लो। तो क्या मैं आपको कोई प्रॉपर्टी बता दूं कि क्या कोफिशिएंट जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल है? इंडिपेंडेंट है? नॉट इंडिपेंडेंट है, नॉट, बट आंसर में कितना चेंज आएगा वो अप्लाई करके देखना पड़ेगा, तुक्का नहीं मार सकते कि उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो चेक करो, बदल गया ना सिचुएशन, 2/-5 नहीं है, लेकिन -2, मतलब देख लो आप, आपके सामने ही है। तो साइन जो है, एक और एग्जांपल ले लेते, थोड़ा और आइडिया हो जाएगा। तो इसको मैं ये कह सकता हूं कि साइन का असर नहीं पड़ रहा, नहीं पड़ रहा। फाइनली देखो, वो -2, वो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, वो -5 से, है ना, तो अल्टीमेटली क्या हुआ? ऊपर वाला 2 से मल्टीप्लाई हो गया, नीचे वाला 5 से मल्टीप्लाई हो गया। अब सोचो ना, x जो है, x की स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर है तो 2 ऊपर जाएगा, y की स्टैंडर्ड डेविएशन नीचे है तो 5 नीचे आएगा, ठीक है। तो साइन तो लगेगा ही लगेगा, वैसे तो डिस्पर्शन की, ये साइन डिस्पर्शन की वजह से नहीं लग रहा, कोरिलेशन की वजह से लग रहा है। एक और एग्जांपल लेके बताता हूं, फिर थोड़ा आइडिया और हो जाएगा। देखो बी एक्स वाई आपके पास गिवन है, कितने भी ले लो, कोई भी वैल्यू ले लो, मान लो 2.5 ही ले लेते हैं। आप z है -3x+4 और a है -2x+25, आपको निकालना है BZA, ये निकालना है। बताओ जरा, हो जाएगा? करके देखें। चलिए, सबसे पहले BZA का फॉर्मूला होता है R इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ Z, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ A, ठीक है। इसको जब सॉल्व कर रहे हो तो आप देखिए R के ऊपर फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ने वाला, ठीक है। R हमें ZA चाहिए ना, R के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना तो प्लस माइनस का पड़ता है, ना मल्टीप्लाई डिवाइड का पड़ता है। लेकिन साइन पॉजिटिव, साइन दोनों का देखना पड़ेगा, दोनों में नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन भी सेम रहेगा, ठीक है। तो साइन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनटू, अब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन Z की है, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए x से निकलेगी, तो x से 3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, साइन पॉजिटिव, x स्टैंडर्ड डेविएशन है, z की स्टैंडर्ड डेविएशन देखो, z इज इक्वल टू -3x है ना, तो x की स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगी, z की स्टैंडर्ड डेविएशन उससे 3 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगी, ठीक है। साइन पॉजिटिव ही रखना पड़ेगा क्योंकि डिस्पर्शन है, डिस्पर्शन में नेगेटिव नहीं आएगा। और नीचे अगर आप इसको निकालते हो तो ये 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ
वाई। तो आप ये कह सकते हो 3/2 इंटू इज इक्वल टू 3/2 इंटू बी एक्स वाई। साइन के लिए कोरिलेशन वाला दिमाग लगा लेना है बस। अगर कोरिलेशन का साइन चेंज होगा तो चेंज होगा, नहीं तो मल्टीप्लाई डिवाइड ही है। साइन किसकी वजह से आ रहा था? कोरिलेशन की वजह से बदल रहा था ना, नहीं तो देखो, नहीं तो आपको मालूम है जो ये होते हैं ना, इनकी वजह से साइन पॉजिटिव ही आएगा। सिर्फ कोरिलेशन का अगर साइन बदलेगा तो कॉफिशिएंट का भी बदल जाएगा, नहीं तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो आप कह सकते हो कि रिग्रेशन कॉफिशिएंट नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल है। ठीक है, हाँ, नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल है बट इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन है। प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मल्टीप्लाई डिवाइड का रिग्रेशन कॉफिशिएंट अकॉर्डिंगली देख लेंगे। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा। लेकिन साइन, जो कोरिलेशन के साइन में बदलाव आएगा उसी के हिसाब से सोचना है। अगर तो दोनों में माइनस माइनस चेंज आया फिर तो साइन सेम रहेगा। अगर एक में प्लस, एक माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, दूसरा प्लस से मल्टीप्लाई हो गया, तो फिर साइन बदल जाएगा। और स्केल का तो हमें ध्यान रखना ही है, 2/3 4/5 करना ही है, उससे तो मल्टीप्लाई करना है। एक चीज और ध्यान रखना कि जानबूझ के ना इस चीज का ये ऊपर लिख देते हैं, जानबूझ के नीचे लिख देते हैं। तो आप वहां पे 2/3 मत कर देना। आपको ये देखना कि x ऊपर है ना, अगर बी एक्स वाई है तो आपको दिमाग में आना चाहिए x का जो स्केल का चेंज है उसका इफेक्ट ऊपर आना चाहिए और y के जो स्केल का चेंज है उसका इफेक्ट नीचे आना चाहिए। इस चीज का ख्याल रखना। यहां गलती करते हो जानबूझ के ना, वो इसको ऊपर लिख देते हैं, z वाले को, a वाले को ऊपर लिख देते हैं, y के चेंज को ऊपर लिख देते हैं, और ये एक मिनट, ठीक है, और x के चेंज को नीचे लिख देते हैं। तो आप वो गलती कर देते हो। चलते हैं अब। मुझे नहीं पता आपको समझ में आया कि नहीं आया। आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो भाई अब क्या करें उसका, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकता है ना। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लेके ऑलरेडी बताए हुए हैं, तो उम्मीद है आपको। ये तीसरी टाइप का क्वेश्चन है, जो चौथी टाइप का जो आता है, स्केल चेंज कर देते हैं, ओरिजिन चेंज कर देते हैं, बोलते हैं इसका कॉफिशिएंट बताओ, रिग्रेशन कॉफिशिएंट बताओ। ठीक है, ओके। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स किए हैं। तो ये 4 टाइप के मेन क्वेश्चंस होते हैं जिनको सॉल्व करने की जरूरत पड़ती है। अब हम वापस चलते हैं थ्योरी पे। मीनिंग पढ़ लिया आपने रिग्रेशन का? रिग्रेशन एनालिसिस का मीनिंग क्लियर है आपको सबको? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? नेक्स्ट है आपके पास टाइप ऑफ रिग्रेशन, कोरिलेशन में पढ़ लिया था, सेम है। मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग रिग्रेशन लाइंस कर ली है ये दोनों, ठीक है। लीस्ट स्क्वायर मेथड मैंने आपको बता दिया, ये भी कर लिया था रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स करके, फॉर्मूले सारे डिस्कस कर लिए हमने, ठीक है। ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट के फॉर्मूले हैं सारे, ये भी करा चुका हूं, ये भी। अच्छा, एक चीज और, एक चीज रह गया था, ये और ये सेम है, पता ना आपको? करके बताऊं? बताऊं? देखो, आपको मालूम है बी एक्स वाई क्या होता है? आर इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स। आर क्या होता है? ठीक, ठीक, ये भी एक फॉर्मूला होता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालने, निकला तो इसी से है। सिमिलरली पी वाई एक्स क्या होता है? आर स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स, वाई स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स, ठीक। और आपको मालूम है आर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, कोवेरियंस अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई। ये हमने कोरिलेशन में पढ़ा था कि कोरिलेशन को आप ऐसे लिख सकते हो। कोरिलेशन बेसिकली क्या है? कोवेरियंस को दोनों की स्टैंडर्ड डिवीजन के प्रोडक्ट से डिवाइड ही करना है, यही कोएफिशिएंट ऑफ कार्ल पियर्सन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यही है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स, ये इससे कट गया,
और आपके पास आ गया कोवेरियांस x कॉमा वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का स्क्वायर। क्या चीज ऐसी है ये ऐसे ही है बिल्कुल, आपके सामने प्रूफ फॉर्मूला तो ड्राइव किया हमने, तो बुक में सही कर लो अगर गलत है तो। ठीक है, इसका मतलब हमने यहां पर आएगा ये y आएगा। ठीक, तो ये फॉर्मूला भी हो गया, ये भी एक्चुअल मीन से भी हमने रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालना सीख लिया था। आपने मीन डेविएशन से भी निकालना सीखा है, अज्यूम मीन से। ये मीन से हो गया, ये एक्चुअल से हो गया, और ये अज्यूम मीन से हो गया। ये फॉर्मूले मैंने आपको रिग्रेशन कोएफिशिएंट के लास्ट क्लास में बता दिए थे। ये तीन फॉर्मूले क्यों बने? क्योंकि जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है ना, बेसिकली वो कोरिलेशन और स्टैंडर्ड डेविएशन से बना है। अब कोरिलेशन के भी 3 फॉर्मूले हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन के भी 3 फॉर्मूले हैं, तो वो तीनों फिर रिग्रेशन कोएफिशिएंट के भी 3 बन गए। ठीक है, उन्हीं से ड्राइव हुए हैं ना फॉर्मूले। ओके, ये हो गया। ये तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालना है, पेपर में निकालना आएगा नहीं, आप अपनी प्रैक्टिस के लिए आप इसे करना चाहे तो कर लेना। ठीक है, फास्ट ट्रैक बैच में नहीं करा पाऊंगा इसको मैं, ये मैं मान के चलता हूं कि इतना तो आप सॉल्व कर लोगे। प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं एक बार रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स की। वैसे मैंने ज्यादातर प्रॉपर्टीज बता दी हैं, ये इंपॉर्टेंट है। रिग्रेशन कोएफिशिएंट का साइन सेम होगा। अगर बी एक्स वाई पॉजिटिव है तो बी एक्स वाई पॉजिटिव होगा, और बी अगर वो नेगेटिव है तो नेगेटिव है। देखो एक बात समझो, स्लोप है ना, अगर डाटा है उनके बीच में नेगेटिव कोरिलेशन है तो दोनों कोएफिशिएंट नेगेटिव ही होंगे। एक ही डाटे से दोनों कोएफिशिएंट निकले हैं ना, एक ही डाटे से दोनों लाइनें बनेगी, एक ही डाटे से वो दोनों के कोएफिशिएंट आएंगे। तो जब एक ही डाटे से आप दोनों लाइनें ड्रॉ कर रहे हैं, अगर डाटे में ही पॉजिटिव कोरिलेशन है तो उनके रिग्रेशन कोएफिशिएंट दोनों ही पॉजिटिव होंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कैसे हो गया? अब ओरिजिनल डाटा है जहां से आपने रिग्रेशन लाइंस बनाई हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज करके या लाइन ऑफ बेस्ट फिट का इस्तेमाल करके, जो आपने बनाई हैं लाइनें, वो लाइनें तो यहाँ तो पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव को इंडिकेट करेंगी या दोनों नेगेटिव रिलेशन को इंडिकेट करेंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक लाइन पॉजिटिव कोरिलेशन को इंडिकेट करे एक नेगेटिव को इंडिकेट करे, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो डाटा है उसमें या तो पॉजिटिव कोरिलेशन होगा या नेगेटिव होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक थोड़ा सा पॉजिटिव थोड़ा सा नेगेटिव। तो लाइनें जो बनेगी वो एक ही डाटे से बन रही हैं, तो दोनों के जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स होंगे उनकी स्लोप भी सेम लाइन सेम डायरेक्शन को होंगी, दोनों के साइन भी सेम होंगे। या तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट पॉजिटिव्स होंगे, और रिग्रेशन कोएफिशिएंट बेसिकली स्लोप्स हैं लाइन की, तो वो रिप्रेजेंट करेंगे, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव स्लोप्स हैं, नेगेटिव है तो नेगेटिव, दोनों के साइन सेम रहेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है? मान लीजिए बी एक्स वाई की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में -3/4, आपको बोला गया बी वाई एक्स की निकाल दो, और आपको ऑप्शन दिए 1 2 3 4, 2/3 4/5 3/4 -2/3। ये आंसर, कुछ सॉल्व ही नहीं करना, प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, बहुत इजी आता है पेपर, लेकिन वही है ना, तरीके से तैयार ही नहीं है तो होता नहीं है। दूसरा, दोनों का प्रोडक्ट एक से ज्यादा नहीं आना चाहिए, बता चुका हूं। दोनों का प्रोडक्ट एक से ज्यादा आएगा तो कोरिलेशन की प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी, है ना। दोनों को मल्टीप्लाई करके कोरिलेशन आती है, कोरिलेशन कभी भी एक से ज्यादा नहीं होती है। तो दोनों का प्रोडक्ट कभी भी एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक तो हो सकता है, क्योंकि एक रिप्रेजेंट कोरिलेशन, कोरिलेशन प्लस माइनस +1 या -1 हो सकती है। ठीक है, ओके। रिग्रेशन कोएफिशिएंट इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल, ये प्रॉपर्टी भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन होते हैं, बट मल्टीप्लाई डिवाइड का इसके ऊपर फर्क पड़ता है। कितना फर्क पड़ता है वो देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, उसके बाद ये आप देख लेना कि अगर अब मैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट की एवरेज निकालूं, फालतू की प्रॉपर्टी है, कोई काम की नहीं है। ठीक है, अगर मैं दोनों की एवरेज निकालूं, एवरेज कैसे निकालोगे? दोनों को जोड़ लीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए तो उसकी वैल्यू उसके, यानी कि ये प्रॉपर्टी हम पता क्या है बेसिकली, a + b 2 ये
ये क्या है, कोरिलेशन है ना, ज्योमेट्रिक मीन। ये आपको याद होगा एक प्रॉपर्टी पड़ी थी, दो वेरिएबल का, दो वैल्यूज का अगर हम अर्थमेट एवरेज लें और उसका ज्योमेट्रिक मीन निकालें तो एवरेज है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, वही वाला है। ठीक है, बी एक्स वाई को मैंने मान लिया ए और बी वाई एक्स को मान लिया बी, तो दोनों का मीन निकालेंगे तो ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, और दोनों का ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे ए इंटू बी का स्क्वायर रूट, ये वैल्यू हमेशा ज्यादा रहती है। ये हमने पहले भी पढ़ी हुई है, क्या प्रॉपर्टी, वही प्रॉपर्टी है यहाँ पर। उसके बाद ये तो मालूम है कि रिग्रेशन कॉफिशिएंट जो है उनका ज्योमेट्रिक मीन कोरिलेशन है। ज्योमेट्रिक मीन ही है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, इट इज एनथ रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो दो ऑब्जर्वेशन है उनको प्रोडक्ट करके उसका स्क्वायर रूट निकाल लोगे तो ज्योमेट्रिक मीन आता है। हमने ज्योमेट्रिक मीन में पढ़ी थी ये बातें, तो ये क्या आपका कोरिलेशन आ गया। ठीक है, ये भी पढ़ लिया, एंगल वाला पॉइंट भी बता दिया। अच्छा, ये मीन पे इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज मैंने बता दी हैं पहले ही, मीन पे इंटरसेक्ट करती हैं लाइनें। ठीक है, उसके बाद ये भी बता दिया बी एक्स वाई और बी वाई एक्स रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन। ठीक है, बी एक्स वाई जो एक्स वाई है, जो एक्स वन वाई की स्लोप है और दूसरी वाई एक्स की स्लोप है। उसके बाद एंगल बता दिया मैंने, अगर लाइनें परपेंडिकुलर होगी 90 डिग्री का एंगल बता दिया तो नो कोरिलेशन, जीरो कोरिलेशन, और लाइनें एक दूसरे को ओवरलैप करगी, आइडेंटिकल होगी तो या तो -1 कोरिलेशन होगी या +1 कोरिलेशन होगी, और जितना उनके बीच का एंगल छोटा होगा उतनी कोरिलेशन बढ़ेगी। ठीक है, ये भी बता दिया, ये लास्ट वाला। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज मैंने आपको सारी डिस्कस कर ली थी, ये प्रॉपर्टीज ही इंपॉर्टेंट है और इन्हीं में से ज्यादातर रिग्रेशन के क्वेश्चन बनते हैं। पहला सेम साइन होंगे, दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट के जो साइंस होंगे वो सेम रहेंगे, और दोनों एक से ज्यादा नहीं होंगे। अगर एक से एक कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1 बोथ, क्योंकि दोनों अगर एक से ज्यादा होगे तो प्रोडक्ट करके 1 क्रॉस कर जाएगा, तो एक अगर 1 से बड़ा होगा तो दूसरा 1 से छोटा होगा, ताकि प्रोडक्ट करके मल्टीप्लाई करके एक से ज्यादा क्रॉस ना हो। ठीक है, और इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन है बट स्केल का असर पड़ता है, और अर्थमेटिक मीन जो है वो रिग्रेशन कोएफिशिएंट का उनके ज्योमेट्रिक मीन से ज्यादा है, और अगर उनका ज्योमेट्रिक मीन निकालें रिग्रेशन कोएफिशिएंट का तो वो उसका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बन जाता है। रिग्रेशन लाइंस हमेशा उनके अर्थमेटिक मीन पे इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, उसके बाद एंगल डिपेंड करता है कि उनके बीच का वो कितना है, कोरिलेशन कितना है। अगर नो कोरिलेशन है कि दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का होगा, और अगर ओवरलैप कर रही है तो मतलब लीनियर कोरिलेशन है, या तो -1 होगी या +1 होगा। ठीक है, और अगर ये वाला एंगल है, ये जैसे एंगल बन रहा है, तो जितना ये छोटा एंगल होगा उतनी बड़ी कोरिलेशन होगी। ठीक, तो उसके बाद बस ये बता दिया मैंने, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट, ये टॉपिक रह गया, छोटा सा ही है ये। अब बोलते हो तो अभी खत्म करके पढ़ा करूं। अच्छा सुनो, ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने किया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है ना। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, कितना डिपेंडेंट एक वैल्यू दूसरे पर होती है। डिटर्मिनेशन का मतलब बताया था ना कि आपकी वैल्यू कौन से फैक्टर डिटर्मिन करते हैं। तो दो वेरिएबल के बीच में एक फैक्टर दूसरे पे डिपेंड होता है, तो कितना डिपेंड है उसको मेजर करता है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो उसको हम आर स्क्वायर से मेजर करते हैं। कोरिलेशन में हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं जितनी जरूरत है। और कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन मतलब कितना वो इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है, तो वो होता है 1 - आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी, और हाँ ये भी मैं बता चुका हूं कि टोटल कैसे पता चलता है कि डिपेंड हो, चेंज करके वेरियांस लेके आओ, उसमें से जो वेरियांस एक्सप्लेन्ड है उस दूसरी वेरिएबल की वजह से आ रहा है, तो वो डिफाइन करेगा कि आप डिपेंडेंट हो, और जो बाकी का वेरिएंस है वो इंडिपेंडेंस को इंडिकेट करता है। ठीक है, ये भी हो गया हमारा, ये क्वेश्चन उसी के हैं सारे एंड तक। ठीक है, और बीच में एक स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट रह गया। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेशन, देखो
x है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक। y है 2 3 7 6 और 4। इसमें ना हमने एक इक्वेशन बना ली, x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। इस दोनों को यूज करके हमने एक इक्वेशन बना ली कि x इस तरीके से a और b पे डिपेंडेंट है, बना ली हमने, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, जब जब ये मान लीजिए 2 प्लस 3y आ गया, दैट अपनी मर्जी से मैंने एक इक्वेशन बना ली। अब मैं क्या करूंगा, जब जब मैं y की वैल्यू पुट करूंगा तो x की वैल्यू आएगी। तो भाई y की वैल्यू मेरे पास पता है, तो x की वैल्यू निकाल के देखता हूं, इसको बोलेंगे एस्टिमेट कर रहा हूं x को। तो जब जब मैं y की वैल्यू पुट करूंगा, y की 2 वैल्यू पुट करूंगा x की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू पुट करूंगा तो x की वैल्यू आएगी, फिर ये वाली पुट करूंगा तो ये x की वैल्यू आएगी, ये पुट करूंगा ये आएगी, ये पुट करूंगा ये आएगी। ये और ये सेम आना चाहिए। अरे क्यों नहीं आएगा, उसी को यूज करके रिलेशन दिया है और वैल्यू पुट करके तो सेम ही आना चाहिए। क्या हो गया, इन रियलिटी तो सेम ही आना चाहिए। एक बार बताओ, ये इक्वेशन बनाने का मतलब क्या है? यही है कि अगर आपको एक वैल्यू पता है दूसरी निकाल लोगे। तो अगर मुझे y की एक वैल्यू पता है जो कि 2 है, तो x का आंसर 1 आना चाहिए। और क्या मतलब होता है रिग्रेशन इक्वेशन का, कि एक वैल्यू पुट करो दूसरी आ जाए, क्योंकि आप इन्हीं से एक इक्वेशन बना रहे हो। आप क्यों कह रहे हो कि नहीं आना चाहिए? नहीं आएगी कि आ नहीं रही है? वो नहीं आ रही है क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से लिया ना। आप, मैं वही तो बोल रहा हूं, यहां नहीं आ रही क्योंकि मैंने इक्वेशन ड्राइव थोड़ा ना किया है। आप समझ रहे हो ना, मैंने कोई यहां से इक्वेशन बनाई नहीं, अपनी मर्जी से लिख दी एक इक्वेशन, क्योंकि उसको बनाने में टाइम लगेगा ना। या तो मैं नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करूं, ए और बी की वैल्यू निकालूं, या फिर मैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालूं, मीन निकालूं, फिर इक्वेशन तैयार करूं, फिर वैल्यू पुट करके देखूं। समझ रहे हो ना? तो यहां नहीं आ रही है, वो मैं एग्री करता हूं कि मैंने अपनी तरफ से इक्वेशन ले ली। लेकिन आप ये कहते हो कि भाई अगर ये इक्वेशन मैंने सही बनाई होती तो आती, तब भी ना आती। तब भी इसलिए ना आती, एरर होता है, डिस्पर्शन बोलते हैं इसको, जो फिर x और xc में अंतर होता। ये अंतर होगा, इसी को तो डिस्पर्शन बोलते हैं। डाटा यूनिफॉर्म थोड़ी ना, फिर तो आप एग्जैक्ट प्रेडिक्ट कर लोगे, फिर तो साइंस होगी, फिर तो लीनियर रिलेशन हो गया। ये है नहीं नहीं, इसके आसपास होगा, एरर आएगा इसको, कि आप जो प्रिडिक्शन कर रहे हो वो एक्यूरेट नहीं आएगा। आपने जो वैल्यू पुट की, मैं जस्ट पुट करके देख रहा हूं यहां पर, 2 पुट करते हैं कितना आ गया, चलो वो तो बहुत चेंज आ जाएगा। आपने इस डाटे को लेके एक इक्वेशन बनाई, वो ये वाली थी, उसमें आपने जब जब y की वैल्यू पुट की तो आपके पास x की वैल्यू आई। ये एस्टिमेटेड है और ये एक्चुअल है। जो x के नीचे पैर लगाया है, c लगाया है ना, वो एस्टिमेटेड है और दूसरा एक्चुअल है, दोनों में डिफरेंस है। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट, कि इसमें एरर आएगा, इसमें डिफरेंस आएगा। और एक चीज और याद रखना, डिफरेंस का जो टोटल रहेगा वो 0 रहेगा। मीन की डिस्पर्शन 0 रहती है और लाइनें मीन से बनी हुई हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड उसका फॉर्मूला क्या था, प्रॉपर्टी क्या थी मीन की? डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज 0। वैसे तो डिस्पर्स कर रहा है मीन, लेकिन टोटल डेविएशन 0 हो जाती है। सेम ये लाइन जो बनी है मीन का इस्तेमाल करके बनी है। इससे जो भी आप रिजल्ट एस्टिमेट करोगे, हो सकता है वो एक्चुअल से भिन्न आए, क्योंकि डाटे में डिस्पर्शन होती है। लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, नॉन लीनियर डाटा है, उसमें से लीनियर धक्के से ढूंढा है हमने, और फिर उस लीनियर लाइन में वैल्यूज पुट की हैं, पुट करके हमने एक वैल्यू को एस्टिमेट कर लिया, और फिर जब एक्चुअल वैल्यू के साथ उस एस्टिमेटेड वैल्यू को कंपेयर किया तो हमने देखा कि डिफरेंस आया है। उसी डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम एक कंसेप्ट यूज करते हैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट। एस्टिमेशन करने में एक स्टैंडर्ड एरर आएगा ही आएगा, और वो एरर डिपेंड होगा कि डाटे में कितनी ज्यादा डिस्पर्शन है। जितनी ज्यादा डिस्पर्शन होगी एरर बढ़ेगा, जितनी, अच्छा अगर होमोजीनियस हुआ फिर नहीं आएगी डिस्पर्शन, फिर एग्जैक्ट आ जाएगा। तो जितना डाटे में डिस्पर्शन है उतना ज्यादा एरर आएगा एस्टिमेट करने में। इसलिए कि मैंने मान लीजिए एक वैल्यू एस्टिमेट की, अब बोलोगे नहीं जी ये वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि एरर है डाटे में, तो वो कितना एरर है उसको मेजर करने के लिए कंसेप्ट है स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट, ठीक है। आइए देखते हैं क्या लिखा।
ये रहा द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड वैल्यूज, ठीक है जी, द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड वैल्यूज एंड एस्टिमेटेड वैल्यू, उसके बीच में जो डिफरेंस आता है उसे एरर बोलते हैं, कि जो आपने इक्वेशन बना के प्रिडिक्शन की और जो एक्चुअल में वैल्यूज आई उसमें अंतर है। ऐसे तो एक काम करो, आप कोई क्रिकेटर का डाटा उठा लो, ठीक है, और एक प्लेयर की बॉलिंग और दूसरे की बैटिंग को उठा के एक इक्वेशन बना लो कि जब ये स्पीड से बॉल करता है तो इतना स्कोर करता है। एक इक्वेशन बना ली, तो फिर एक काम कर देना, बॉलर की स्पीड पुट करेंगे और फिर चौका छक्का आना चाहिए, कितना स्कोर कर रहा आना चाहिए ना, नहीं आएगा ना, क्योंकि बैट्समैन कंसिस्टेंट थोड़ी ना, उसमें कंसिस्टेंसी थोड़ी ना, नेचर थोड़ी ना, वो उसमें डिस्पर्शन है, उसके बैटिंग स्टाइल में डिस्पर्शन है, इसलिए वो एस्टिमेशन नहीं आएगा सही, अंदाजा लग सकता है, एग्जैक्टनेस नहीं है, उसी को बोलते हैं एरर। आपने अंदाजा लगाया, वो अंदाजा नियर अबाउट आ गया, एग्जैक्ट नहीं आएगा, आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो आसपास रहेगा। और ये अंदाजा इतना एक्यूरेट रहेगा कि दूसरा किसी और तरीके से आप अंदाजा लगाओगे ना तो इससे ज्यादा एक्यूरेसी नहीं आएगी, मोस्ट एक्यूरेट होगा। कोई भी और मर्जी मेथड फॉलो कर लो, इतनी ज्यादा एक्यूरेसी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इसको हमने मीन के बेस पे निकाला है, लाइन ऑफ लीस्ट स्क्वायर है ये डिस्पर्शन को मिनिमम करके लाइन बनाई गई है, इससे बेस्ट रिजल्ट नहीं मिलेंगे, दिस इज द बेस्ट। तो फिर भी कहता है एरर तो आएगा ही आएगा, एरर साइंस में नहीं आएगा, मैंने उस दिन भी बोला था, क्योंकि साइंस जो है उसमें डिस्पर्शन नहीं होती है, ठीक है, वो प्रिडिक्ट कर लेते हैं। देखो मैंने उस दिन ही बोला था कि यहाँ चंद्रयान को छोड़ देते हैं, बोल देते हैं कि इस समय यहाँ पर इस समय ये लैंड कर जाएगा, तो बेसिकली वो रिलेशनशिप उनको पता है ना कि ऐसा ही बिहेव करेगा, लीनियर रिलेशन है, ठीक है। बाय यूजिंग स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट आप उस रिलायबिलिटी उस एस्टिमेशन को चेक कर सकते हो कि कितना ज्यादा एरर, और उसको चेक करने का फॉर्मूला आपके सामने, ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स चेक करने का है और ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ वाई वैल्यू, यहां पर हमने एक्स की वैल्यू निकाली है वाई से यूज करके, और यहां हमने वाई की वैल्यू निकाली है एक्स यूज करके, ये फॉर्मूला आपका एरर निकालने का, ये आपने याद करना है। अगेन दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये एरर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो गया। जीरो का मतलब एरर है ही नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आ गया, ठीक है। स्मॉलर वैल्यू, अगर एरर छोटा है तो मतलब डिस्पर्शन कम है, कंसिस्टेंसी डाटे में ज्यादा है, रिलायबिलिटी ज्यादा है, आपके जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो बहुत नियर है एक्चुअल के। और अगर एरर बड़ा है तो आप जो डिस्पर्शन बहुत ज्यादा है, कंसिस्टेंसी कम है, अगर जीरो है तो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, डिस्पर्शन है ही नहीं, परफेक्ट है, ठीक है जी। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट वी कॉल रिग्रेशन, ठीक है। रिग्रेशन के यूजेस आपको मालूम ही है, मैंने बता दिए, डिपेंडेंट वैल्यू से इंडिपेंडेंट वैल्यू निकाल लेना, और कोरिलेशन और रिग्रेशन का जो डिस्टिंक्शन है वो आप मेजर कर सकते हो। एक्सप्लेन्ड अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस, अच्छा ये भी पढ़ लेना, ये थोड़ा सा कल बता दूंगा। जो वेरिएंस डिटर्मिनेशन की वजह से आए वो एक्सप्लेन्ड होते हैं, जो एक वैल्यू के चेंज करने से दूसरी वैल्यू में चेंज आए वो एक्सप्लेन्ड वेरिएशन होती है, जो अदरवाइज आ जाए वो अनएक्सप्लेन्ड है, ठीक है। मेरी तरफ से बेसिकली ये चैप्टर खत्म है। कल इसके जो क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन आप करके लाओगे, और अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए तो क्वेश्चन बैंक भी करके लाओगे, कल डिस्कस करेंगे। एक बार दोबारा रिवाइज करा दूंगा ये चैप्टर, उसके बाद करेंगे। थैंक यू।